नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणाश्रो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। नमो अर्यंता। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने ध्रुव बंधिनी अध्रुव बंधिनी प्रकृतियों के बारे में देखा था। पिछली क्लास में किसी के कोई डाउट्स हैं? ध्रुव बंधिनी प्रकृति क्या है, कौन सी है, ये हमने देखा था। फिर अध्रुव बंधिनी प्रकृतियां, जिनको हम मतलब सारी परावर्तमान प्रकृतियां अध्रुव बंधिनी होती हैं, ये हमने देखा था। ठीक है। इन 73 अध्रुव बंधिनी प्रकृतियों में हमने देखा था प्रतिपक्षी पना भी रहता है। तो प्रतिपक्षी पना मतलब क्या कि इनका बंध रुक रहा है, तो यह ध्रुव बंधिनी है, रुक रुक कर बनने वाली परावर्तमान प्रकृतियां हैं। तो हमने देखे थे दो वेद में से एक वेद बनता सॉरी, दो वेदनी कर्म की दो प्रकृति, मतलब वेदनी कर्म की दो प्रकृतियों में से एक प्रकृति का बंध होता है। एक समय पर एक ही का बंध हो सकता है, एक साथ दोनों का बंध नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमने ये सभी देखे थे। ठीक है। आतप उद्योत, हाँ ये हमने शायद टेबल पूरी नहीं देखी थी। वेदनी कर्म दोनों में से एक का बंध हो सकता है, तीन वेद में से एक का, चार आयु में से एक आयु, चार गति में से एक, पांच जाति में से एक, सहनन छह में से एक सहनन का, छह संस्थान में से एक संस्थान, चार अनुपूर्वी में से एक अनुपूर्वी। जिस गति का बंध होता है उससे अनुपूर्वी का बंध होता है। विहायो गति में से एक विहायो गति, त्रस स्थावर में से एक, बादर या सूक्ष्म में से कोई एक होगा, पर्याप्त या अपर्याप्त में से कोई एक का बंध होगा। दोनों का एक साथ बंध नहीं हो सकता। प्रत्येक साधारण, दोनों अपोजिट है, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अयश कीर्ति, आतप उद्योत, ये दोनों प्रकृति ऐसी। पराघात अष्टक में से हमने क्या देखा है? पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, तीर्थंकर नामकर्म। तो यहाँ की तो हमने सभी बातें कर दी। ठीक है। अंगोपांग यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ना? अच्छा हाँ, क्योंकि इसमें नीचे बात की गई है अंगोपांग शरीर वाले की। बाकी हमने यहाँ पे सारी प्रकृतियों की बात कर ली है। पराघात और उच्छ्वास ये अध्रुव बंधिनी इसीलिए है क्योंकि ये मतलब हर जीव इसका बंध हर समय करे ऐसा नहीं होता। जैसे जो लब्धि पर्याप्त जीव होते हैं वो ही बंध करते हैं। अगर लब्धि अपर्याप्त प्रायोगिक प्रकृतियों का बंध हो रहा है, लब्धि पर्याप्त जीव की नहीं बात कर रही है मैं, इच्छामी दुक्कड़म, लब्धि पर्याप्त प्रायोग्य, प्रायोग्य मतलब उससे रिलेटेड अगर बंध कर रहे, बंधक जीव कोई भी हो, तो पराघात और उच्छ्वास का बंध तभी होगा। आतप उद्योत एकेंद्रित या फिर तिर्यंश प्रायोग्य होती है। तीर्थंकर नामकर्म का बंध हर जीव नहीं करता। तो ये तीन प्रकृति तो ठीक है, लेकिन आतप उद्योत आपस में जब हम इनकी डेफिनेशंस देखते थे तो एक में क्या होता है, पुद्गलों का परिणमन मतलब ऐसे उष्ण रूप में रहता है, किसमें? आतप में। और उद्योत में शीत रूप में रहता है। तो इसी तरह से जो परिणमन अगर हो रहा है तो वो उष्ण रूप में या शीत रूप में अपोजिट बातें हो गई। इसीलिए आतप उद्योत दोनों साथ में नहीं बनते। अगर आतप का बंध हो रहा है तो उद्योत का बंध नहीं होगा, उद्योत का बंध हो रहा है तो आतप का नहीं होगा। ठीक है। फिर हो गई गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियां, उच्च गोत्र नीच गोत्र। अब इसमें कुछ एक पॉइंटर्स हैं। फिर उसके बाद फिर हास्य रति, शोक अरति, ये दोनों में से एक ही युगल का, एक समय में एक युगल का ही बंध होता है। युगल मतलब इसको कपल बोल दिया। हास्य रति एक कपल हो गया और शोक अरति एक हो गया। फिर है औदारिक द्विक के बंध के समय वैक्री द्विक और आहारक द्विक का बंध संभव नहीं है।
मतलब क्या, जब औदारिक द्विक बन रही है, औदारिक द्विक कौन से गुण स्थान तक बनती है, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ध्यान में है किसी को, औदारिक द्विक हमने कब हटाई थी? चौथे गुण ये स्थान में। सातवें मनुष्य आठवें प्रायोगिक में, है, सातवें मनुष्य आठवें में। प्रायोग्य है ना। तो हाँ, मनुष्य प्रायोग्य हमने कहाँ हटाई, फोर्थ में फोर्थ हटाई गुण थी। स्थान में। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में हमारे मतलब चारों गति रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद थर्ड फोर्थ में क्या होता है, जो देव जो मनुष्य और तिर्यंश होते हैं वो तो कंपलसरी क्या बांधते हैं, वैकृ शरीर बांधते हैं, क्योंकि वो हाँ, देव प्रायोगिक का बंध करते हैं। लेकिन जो देवता और नैरेक होते हैं वो कंपलसरी क्या करते हैं, मनुष्य प्रायोगिक का बंध करने से औदारिक का बंध करते हैं। ठीक है, तो ये जो औदारिक द्विक का बंध हमने बोला फोर्थ तक, उसके आगे कौन होता है, उसके आगे सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश जाते हैं, और सिक्स्थ के आगे तो ओनली मनुष्य जाता है, तो वो तो वैसे भी वैकरी का बंध कर रहा था। ठीक है, इसीलिए उसके आगे तो ये औदारिक द्विक बनती नहीं है। ये फोर्थ गुण स्थान तक जो औदारिक द्विक बंध रही है, मतलब उसका बंध विच्छेद हमने फोर्थ गुण स्थान तक कहा है, फोर्थ गुण स्थान में बंध विच्छेद होता है। तो मतलब क्या, अच्छा। फोर्थ गुण स्थान, प्लीज म्यूट कीजिए। तो फोर्थ गुण स्थान के आगे औदारिक द्विक नहीं बंध रही है। ठीक है, अब जब औदारिक द्विक बंध रही है, मतलब फोर्थ तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में औदारिक द्विक का बंध हो रहा है, तो वो बंध जब भी हो रहा होगा, अगर जीव औदारिक द्विक का बंध कर रहा है, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग का बंध कर रहा है, उस समय ना तो वो वैकरी का बंध करेगा और ना ही आहारक का बंध करेगा। ठीक है, ये प्रकृति कहाँ से कहाँ तक बंधती है, 1 से 8 तक, 8 के बहुसंख्य भाग वाली बात है। ठीक है, और ये जो आहारक द्विक है वो कहाँ से बनती है, 7 से 7 से सात 8 तक, आठ। 8 की संख्या। 8 के बहुसंख्य भाग तक। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये प्रकृति वैसे भी 7th 8th में बन रही है, और औदारिक द्विक कहाँ तक बनती है, 1 2 3 4 तक। तो जब औदारिक बंधेगी तब आहारक के बंधने का ऑप्शन ही नहीं है, बराबर। लेकिन जब औदारिक बंध रही है, 1 2 3 4 में बंध सकती है, उस समय पे वैकरी भी बन सकती है, वैकरी के लिए भी 1 2 3 4 गुण स्थान खुला है। तो बता रहे हैं कि एक ही साथ में 1 2 3 4 गुण स्थान में एक ही साथ में ये दोनों प्रकृतियां नहीं बंधेगी। अगर औदारिक द्विक का बंध कर रहा है तो वैकरी द्विक का बंध नहीं करेगा, वैकरी द्विक का बंध करते हुए औदारिक द्विक का बंध नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो इसके ऊपर के गुण स्थान फिर क्या बचे, यहाँ मतलब देखो ऐसे देख लेते हैं, एक पहला गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें क्या क्या ऑप्शंस खुले हैं, औदारिक भी खुला है, वैकरी भी खुला है। ठीक है, पांचवे छठे में, पांचवा छठा ओनली वैकरी है, औदारिक एंडिंग हो गई। फिर सातवां और आठवां का बहुसंख्य भाग तक, तो इसमें क्या रहा, वैकरी का भी ऑप्शन खुला है, आहारक का भी ऑप्शन खुला है, बराबर। तो कहा है कि औदारिक और वैकरी का जब ऑप्शन खुला होता है 1 2 3 4 में, ये अपोजिट है एक दूसरे के, मतलब इनका बंध नहीं होता साथ में, और इसके साथ में वैकरी का बंधने योग्य होने पे भी बंध नहीं होता, और आहारक का तो बंधने योग्य है ही नहीं उस गुण स्थान में। इसीलिए इसके साथ में इसका जब बंध हो रहा है, उसके साथ ना तो वैकरी द्विक का बंध होगा ना आहारक द्विक का बंध होगा। ठीक है, अब जब वैकरी का बंध हो रहा है, तो 1 2 3 4 में अगर वैकरी का बंध हो रहा है, उस समय पे औदारिक का बंध नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ में तो सिर्फ वैकरी का ही बंध हो रहा है, 7th 8th में वैकरी का बंध है, आहारक का भी बंध है। हो सकता है कि वैकरी के बंध के साथ आहारक का बंध हो, इसमें कोई बाधा नहीं। बताया बाधा कहाँ पर है, औदारिक और वैकरी ये दोनों साथ में नहीं बंधेगी। वैकरी के साथ साथ में अप्रमत्त अवस्था में अगर जीव आहारक का बंध कर रहा है तो ऐसा भी संभव है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि मना किसमें है, औदारिक वैकरी एक दूसरे के अपोजिट है, इन दोनों में मना है, एक टाइम पे एक ही बंधेगी, और औदारिक के साथ आहारक का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, इसीलिए औदारिक के समय पे आहारक का बंध नहीं होता, और वैकरी आहारक का बंध साथ में हो सकता है। ठीक है, ये यही बताना चाह रहे हैं कि औदारिक द्विक के बंध के समय वैकरी द्विक आहारक द्विक का बंध संभव नहीं तो नहीं। वैक्रिक का करेगा उस समय आरक का तो नहीं करेगा ना, करेगा तो एक का ही। दोनों का बंध कर सकता है, वही तो बता रही हूँ मैं, दोनों का बंध एक समय पे एक साथ हो सकता है।
अगर कोई आहारक का बंध करने वाला अप्रमत्त संयत है तो वो संयत वैक्री का बंध भी कर सकता है। इनफैक्ट करता ही है वैक्री का बंध तो, मतलब वैक्रिया क्योंकि का बंध फिर वो कैसे करेगा? मतलब देव आगे देव प्रयोग के लिए? देव प्रायोगी के लिए वैक्री का बंध करेगा ना। अच्छा, उसी उसी से के अनुसार करेगा ना, हाँ, वैसे तो कोई और कारण नहीं है ना। हाँ, वो देव प्रायोगी के हिसाब से वैखरी का बंध करेगा। और आहारक तो विशेष लब्धि, मतलब विशेष हाँ लब्धि जी। से तो क्या विशेष विशुद्धि में होता हाँ जी। है ना, बहुत अधिक विषय, क्योंकि हर जीव तो मतलब कितने ही अनंत जीव ऐसे हैं जो बिना आहारक द्विक का बंध करे मोक्ष गए, उनके कभी सत्ता में ही नहीं आई। और ऐसे जीव होंगे, आगे भी होंगे। जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर नामकर्म और आहारक द्विग ये दो ऐसी प्रकृति, मतलब तीन ऐसी प्रकृतियां हैं। तीन के साथ साथ में बोले तो पांच प्रकृतियां, अगर सत्ता की बात करें तो बंधन संघातन भी हो जाएगा। तो तीर्थंकर प्लस आहारक चतुष्क, इनकी सत्ता के बिना भी जीव मोक्ष जा सकता है। ना तो पास्ट में कभी उनकी सत्ता थी, उनके सम्यक दृष्टि अवस्था में, उनके संसार काल में उनने कभी तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया ही नहीं, क्योंकि तीर्थंकर कितने होते हैं, काउंटेबल है। शंकर तो हाँ 24, जैसे एक अवसर अपने काल में एक 24 ही होते हैं। काउंटेबल है तीर्थंकर, हर हाँ जीव जी। तीर्थंकर नामकरण का बंध नहीं करता। और उसके साथ साथ में आहारक भी की भी बात होती है कि ये भी एक विशेष प्रकार की लब्धि होती है जिसका बंध हर कोई नहीं करता है। अभी ये हमने देखा। अब इसमें ना एक बात है, ध्रुव बंधिनी अध्रुव बंधिनी में जब हमको साधी अनादि प्ररूपणा करना है तो उसमें हमें देखना है कि चार टाइप की हमने देखा। क्या आएगा? अभी आप बोले ना आहारक चतुष्क, उसमें क्या आएगा? आहारक। आहारक शरीर अंगोपान, शरीर बंधन, आहारक शरीर संघातन। ओके, ठीक आप ठीक कौन है, से पेज तो से इनका करवा रहे बंध हैं नहीं ये होता अभी? लेकिन सत्ता तो रहती है। अभी आप हाँ कौन सर। से पेज से करवा रहे हैं? हाँ, आप कौन से पेज से करवा रहे हैं अभी? 19 19। 19 पेज चल रहा है। ओके। सादी अनादि प्ररूपणा करना है, 18-19 की बात चल रही है। ठीक है, सादी अनादि हमने क्या देखा था? सादी मतलब क्या होता है? जिनके बंध की बिगनिंग है। ठीक है, जिनके बंध की बिगनिंग है उनको हम सादी ले रहे हैं, मतलब सादी प्रकृति, सादी रूप से वो बंध रहा है। फिर हम बोलते हैं सादी के बाद आता है अनादि का भेद, जिनका बंध अनादि काल से है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ध्रुव। ध्रुव मतलब ध्रुव रूप से बनना क्या होता है कि हमेशा बंधेगा, कभी एंड नहीं होगा। और फिर आता है अध्रुव। अध्रुव मतलब जिसकी एंडिंग अवश्य होगी। ठीक है, अब सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, समझना क्या बात है। ये तो अनादि काल से चलता आ रहा है, और ध्रुव मतलब आगे भी अनंत काल तक चलेगा, कभी एंडिंग होगी ही नहीं, कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है, तो अनादि और ध्रुव कौन सी ऐसी प्रकृति होगी? जो जो भी ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां हैं उनमें हमने क्या वर्ड बोला है? कंटिन्यूअस। जब तक उनका बंध विच्छेद नहीं होता। अभव सिद्धिक जीव तो हमेशा ही बांधेगा, और भव सिद्धिक जीव जब तक बंध विच्छेद नहीं करता तब तक कंटिन्यूअस बांधता है। ठीक तो है, फिर बंध वो ध्रुव विच्छेद। ध्रुव बंधनी हो गई सारी? हाँ, एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं कंप्लीट कर दूं, फिर अगर आपके डाउट रहे तो फिर आप पूछना। ठीक है। ध्रुव बंधिनी जो भी प्रकृति होती है वो कंटिन्यूअसली बंधती है। अभव सिद्धिक की अपेक्षा तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक बंधेगी। और जो भव सिद्धिक है अनादिकाल से बांध रहा है, और जब तक वो उसके बंध विच्छेद वाले गुण स्थान को क्रॉस नहीं कर देता तब तक वो कंटिन्यूअसली बांधता रहता है। बराबर। अब ये जो अगर अनादिकाल से बांध रहा है और कंटिन्यूअसली बांधने रहने वाली बात है, तो ये अनादि और ध्रुव, ये जो दो भंग हैं, ये सारी ध्रुव बंधिनी प्रकृतियों में होंगे। ठीक है, और ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां क्या होती हैं? ठीक है, इसको अभी इतना ही रखते हैं, अनादि और ध्रुव। ठीक है, अब बात करते हैं अध्रुव बंधिनी। तो अध्रुव, इनके बारे में अभी हमने ध्रुव बंधिनी में 1 2 3 4 4 में से सादी की प्ररूपणा नहीं करी है, अनादि की प्ररूपणा कर ली और ध्रुव की प्ररूपणा कर ली। अभी हमें सादी और अध्रुव की प्ररूपणा करनी बाकी है। ठीक है, कितनी है? 40, 7। मैं भूल गई, 47 है ना? 47। हाँ, 47 ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां अनादि रूप से और ध्रुव रूप से बंधती हैं। ठीक है, बाकी अभी सादी और अध्रुव की प्ररूपता हमने नहीं करी। अब जितनी भी अध्रुव बंधिनी प्रकृतियां हैं वो सारी अध्रुव बंधिनी प्रकृतियां, अध्रुव बंधिनी मतलब क्या? जो रुक रुक कर बनती हैं। यहाँ पर बंध रही थी,
फिर वो रुक गई, फिर वो यहाँ बंधी, फिर वो रुक गई, फिर वो बंधी, फिर रुक गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे बंध रही थी, बंधने के बाद एंडिंग हुई, एंडिंग हुई मतलब अध्रुव रूप से बंध रही थी, और अगर वापस से बिगनिंग हो रही है उनके बंध की तो मतलब वो सादी है। ठीक है, तो अध्रुव बंधिनी सारी प्रकृतियां 4 पॉइंट में से सादी और अध्रुव तो कंपलसरी होंगी। सादी है और अध्रुव है कंपलसरी। अभी हमने अनादि और ध्रुव की प्ररूपना नहीं करी है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, 73 प्रकृतियां, 47 प्रकृतियों में सादी और अध्रुव की बात करनी है, 73 प्रकृतियों में अनादि और ध्रुव की बात करनी है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अनादि मतलब क्या, जो अनादि काल से बन रहा है, जिनका कभी बंध रुका ही नहीं है। ठीक है, अध्रुव को हम बोलते हैं कि रुक रुक कर बंध रही है। अनादि क्या है, जो कभी रुका ही नहीं है। एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये अनादि बोल रही है कि हमेशा से पास्ट में बंधता आ रहा है, अध्रुव बोल रही है कि मैं रुक रुक कर बंध रहा था, अनादि काल से नहीं बंध रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा सकती हूँ, अनादि रूप से नहीं बंध रही थी। अब ध्रुव है, ध्रुव मतलब क्या, जो हमेशा बंधेगी। तो हमेशा अगर बंधेगी तो फिर ये रुकेगी कब, ये तो बोल रही है कि मैं रुक रुक कर बंधती हूँ, हमेशा नहीं बंधती। क्लियर है, तो वो ना तो अनादि है और ना ही ध्रुव है। क्लियर हुआ। हमने 73 प्रकृतियों में सादी की प्ररूपना कर ली, अनादि की प्ररूपना कर ली, ध्रुव की भी कर ली और अध्रुव की भी कर ली। ठीक है, ये चारों की बात हमने कर ली। तो 73 अध्रुव प्रकृतियों में हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सभी अध्रुव बंधिनी प्रकृतियों में दो ही भंग पाए जाते हैं, एक तो सादी और दूसरा अध्रुव। क्लियर हुआ। अब हमारे पास रहा क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 47 प्रकृतियों में सादी है या नहीं है और अध्रुव रूप से बंधती है या नहीं, ये हमको देखना है। ठीक है, सिर्फ 47 प्रकृतियों की हमको सादी और अध्रुव की प्ररूपना करनी है, बाकी की हमको नहीं करना, क्योंकि बाकी की हमने 73 में सीधा सीधा बोल दिया कि अध्रुव बंधिनी सादी अध्रुव रूप से बनती है और अनादि ध्रुव रूप से नहीं बनती। ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां, सभी ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां अनादि ध्रुव रूप से बंधती हैं। सादी और अध्रुव की अब हम बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम 47 प्रकृतियों को खोल लेते हैं। अनुश्री जी, एक बात ये पूछनी थी। जैसे अभी आपने कहा कि 73 प्रकृतियां हैं जो अध्रुव बंधनी, उनमें तो सादी और अध्रुव का भंग घटित होगा सब में। ठीक है, और जो ध्रुव बंधनी है उसमें आपने बोला कि भी वो अनादि और ध्रुव है। हाँ। तो अब आप ये कह रहे हो कि भी अब आप ये बताओगे कि भी उसमें सादी और अध्रुव का भंग कैसे घटित होगा, ये बताओगे अब आप? होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ये चेक करेंगे, अच्छा ठीक है ना। मतलब शादी में राइट लगाना कि नहीं लगाना। जैसे अध्रुव बंधिनी में तो हमने अनादि और ध्रुव के लिए कंप्लीटली रॉन्ग लगा दिया। है। हाँ कोई भी जी, प्रकृति ऐसी नहीं है जो अनादि ध्रुव रूप से बंधे। ठीक है। सभी सादी और ध्रुव है, सभी रुक कर बंध वापस स्टार्ट होती हैं और सभी रुकती हैं। तो ये दोनों चारों की बातें उसमें हो गई। पर ठीक ध्रुव है, में अभी हम जब देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम सादी और अध्रुव में क्रॉस ऑल के लिए नहीं कर सकते। कुछ के लिए क्रॉस होगा, कुछ के लिए एक क्रॉस एक राइट होगा, कुछ के लिए दोनों राइट होंगे, वो हम देखते हैं। ठीक ठीक। है, किसका कैसा क्या रहेगा। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लेकिन पर मैडम तो दोनों को मैडम इसमें ना, मैडम इसमें तो लिखा है कि 47 वो है ना, ध्रुव बंधनी सभी में सादी अनादि कुरु सभी में यह टिक लगा रखा है, सभी होती है 47 में। पर ये पेज नंबर 22 चार्ट पेज बना ना, नंबर उसमें देखो। 22 पर हाँ, अभी हम पहुंचे ही नहीं हैं। नहीं नहीं, उसमें लिखा है, इसका सार दे रखा आगे। तो अभी हम निकाल लेते हैं ना, अच्छा ठीक है, निकालना ज्यादा बेटर होगा ना। ठीक है, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको बिल्कुल 2 मिनट में वो टॉपिक एंड कर सकती हूँ कि हो गया सब। उसमें काउंटर क्वेश्चंस आएंगे, आप क्या बोलोगे, दीदी ने पढ़ाया ही नहीं। एक एक प्रकृति को हम देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आम बात है कि चलो अगर ठीक है, हमारा थैंक यू। देखो ये वापस, हाँ हाँ, मैं वापस उस टेबल को एक बार ले लेती हूँ। देखो उस टेबल में क्या बताया है कि जो भी ध्रुव बंधिनी है, ठीक है, ध्रुव बंधिनी जी के लिए उनने क्या करा है, सादी और अध्रुव को टिक लगवाया, बराबर।
अध्रुव बंधिनी के लिए क्या बोला है? सादी और अध्रुव पे रॉन्ग नहीं, सादी और अध्रुव पे टिक लगाना है और इन दोनों पे रॉन्ग लगाना है। करेक्ट है? मेरा पेज टर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, यही बताया है। यस। अब हमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि अगर अध्रुव में हम बीच में अनादि और ध्रुव के लिए रॉन्ग बता रहे हैं और बाकी अध्रुव और शादी के लिए राइट बता रहे हैं, तो फिर ध्रुव में हम सिर्फ ध्रुव और अनादि को राइट रखें ना, इन दोनों को रॉन्ग कर देते हैं, तो ये एक दूसरे के हाँ अपोजिट हो गई। हाँ, ये पर सही है, ये ऐसा सही हुआ। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो बताने के लिए हमको एक एक प्रकृति के बारे में जानना अच्छा, पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैडम, थैंक तो यू। ये थैंक एकदम आपने भी बहुत अच्छी बात बताई है कि हाँ, याद रखने की ट्रिक है कि हाँ, सभी सभी इसमें चारों ही भंग पाए जाएंगे, लेकिन इसमें दो भंग नहीं पाए जाते, ओनली दो पाए जाते। पर इसमें जब आपको पूछेंगे कि कौन कौन सी प्रकृति में ऐसा क्यों होता है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू मैडम, 47 थैंक। प्रकृति की हम बात कर लेते हैं। 7 ध्रुव बंधिनी की बात कर रहे हैं, तो हमको ये समझ के चलना है कि अनादि और ध्रुव सब जगह टिक आने वाला है। ठीक है, अब अनादि और ध्रुव की तो हमें बात ही नहीं करनी, हमको बात करनी है सादि और अध्रुव की। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी ध्रुव बंधिनी प्रकृतियों को ले लेते हैं। ध्रुव बंधिनी प्रकृतियां कौन सी हैं? तो मैंने पहले बताया था कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, तीन जो घाती कर्म है वो तो कंपलसरी ध्रुव बंधिनी है। मोहनी कर्म में क्या बताया था हमने? मिथ्यात्व वेदनी है। उसके बाद जो 16 कषाय है वो कंटिन्यूअसली बनती हैं। वेद में अपोजिशन आ गया है, हास्य रति और अति शोक में अपोजिशन आ गया है, भय जुगुप्सा कंटिन्यूअसली बन रही है। ठीक है, तो ये प्रकृतियां घाती कर्म की। अघाती में हमने नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां देखी थी, और बाकी फिर वेदने और ये सब क्या है, सभी अध्रुव बंधिनी है। ठीक है, रॉन्ग नहीं होना मैम। 47 प्रकृतियों में तीन तो हम पूरा पूरा ले लेंगे, तीन घाती कर्मों की, ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 9, अंतराय 5। और मोहनी में क्या लेंगे? तो मोहनी में 1, 16 और 2, मतलब 16, 17, 18, 19, सॉरी हाँ 19 प्रकृति। 19 प्रकृति हमने किसके लिए? मोहनी कर्म के लिए। और फिर अध्रुव बंधिनी, सॉरी, फिर अघाती कर्म, अघाती कर्म में क्या लेंगे? तो अघाती में वेदनीय, आयुष्य और गोत्र, ये तीनों तो कंपलसरी रुक रुक कर बनने वाली है, अपोजिशन वाली है, इसीलिए ये अध्रुव है, हमारे 47 में नहीं आती, तो हमको तीनों की बात नहीं करनी। फिर क्या बचा? अघाती कर्म में नाम कर्म बचा। तो नाम कर्म में हमने देखा था जो भी अपोजिशन वाली है, गति, जाति, शरीर, जो भी है, वो सभी में क्या आया है? अपोजिशन आया है। तो वो सब सारी प्रकृतियां हम देखते हैं अभी। ठीक है, एक बार नाम कर्म के पहले ये शॉर्ट शॉर्ट में ये वाली देख लेते हैं। ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 9, अंतराय 5। ठीक है, ये प्रकृति में अनादिकाल से बन रही थी, ध्रुव रूप से बन रही है। ये तो हमने दो कॉलम को तो बिल्कुल अब टिक लगा दिया है, तो भूल जाना। अब हमको क्या देखना है? क्या ये प्रकृतियां साधी, मतलब कभी बंधते बंधते इन अध्रुव रूप से, मतलब इनका बंध रुका, उसके बाद फिर साधी, मतलब वापस से बिगनिंग हुई, बंध रही थी, भले ही वो अनादि रूप से, सादी रूप से, किसी भी तरह से बंधती आई, एक टाइम आया जहां पर वो अध्रुव रूप से हुई। मतलब क्या हुआ कि उनका बंध रुका, इस एरिया में उनका बंध नहीं है, और फिर वापस इस पॉइंट पे जाके उनने क्या करा? इस पॉइंट पर वो सादी, मतलब बिगनिंग हुई है। ठीक है, ये पॉइंट अध्रुव का है, ये पॉइंट सादी का है। तो क्या ऐसा हुआ कि इनका बंध रुका? अगर रुका मतलब अध्रुव है। क्या ऐसा हुआ कि इनका बंध रुकने के बाद फिर से स्टार्ट हुआ? तो सादी है। अब देखो, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय का बंध विच्छेद कब हो रहा है? इन तीन कर्मों के प्रकृतियों का बंध 10वें विच्छेद कब गुणस्थान में, होता है? 10वें गुणस्थान में 10वें होता है, गुणस्थान मतलब के लास्ट 14 ईयर। का, 14 का इसमें से, सारी का नहीं, 14 का। हाँ ठीक है, इनमें से अच्छा ठीक है, हम इसको अलग अलग करके बात कर लेते हैं, क्योंकि हमको गुणस्थान वाइज देखना है ना। तो इसमें हम्म, अ, दो, दो पहले तीन है, तीन, फिर दो, निद्रा, और फिर हाँ जी, 4, 3, 2 और 4, हो गई ना? हाँ जी, ठीक है, तो ये प्रकृतियां, ये किस में स्टॉप हो रही हैं? दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में।
दूसरे से जीव अगर आगे जाए, तीसरे में, चौथे में, जस्ट नेक्स्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, दूसरे से ऊपर के गुण स्थानों में अगर जीव जाए, और तब वो अगर थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऊपर कहीं भी श्रेणी भी चढ़ रहा हो, कुछ भी हो, वो तीन प्रकृतियों का बनती, ये तीन कौन सी है? स्त्यानर्धी त्रिक है। हाँ जी। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यानर्धी, ये तीन प्रकृति का बंध नहीं करता, सिर्फ सेकंड तक ही करता है, ऊपर के गुण स्थानों में नहीं करता। अगर जीव ऊपर के गुण स्थानों में नहीं करा, मतलब वहां पे उसने बंध रोक दिया है, सेकंड तक ही बंध था, उसके बाद उसका बंध नहीं हो रहा, तो नहीं। इसका बंध रुका है ना दर्शनावरणी की तीन प्रकृतियों का। हाँ जी। ठीक है, तो बंध रुका है मतलब अध्रुव रूप में टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब अध्रुव रूप में हमने तीन प्रकृतियों की टिक करी बात है। फिर सेकंड, इसको थोड़ा सा क्लियर बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे अनादि और ध्रुव का जो कॉलम है वो मैं छोड़ देती हूँ, हम सिर्फ सादि और अध्रुव की बात करते हैं एक बार। सादि और अध्रुव, ठीक है। सादि और अध्रुव में हम सबसे पहले किसकी बात करें? ज्ञानावर्णी 5 की बात कर रहे हैं, दर्शनावर्णी स्त्यानर्धी त्रिक की बात कर रहे हैं, निद्रा द्विक की बात कर रहे हैं, और दर्शनावर्णी चतुष्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, अंतराय कर्म की 5 प्रकृति के एक साथ बात करते हैं। ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति, ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृति कौन से गुण स्थान में बनती है? 10 तक। कौन से गुण पहले स्थान से में लेके बंध विच्छेद 10वीं होता तक, है? पहले से 10वीं पहले से तक। 10 तक बनती है, 10वें गुण स्थान में बंध विच्छेद होता है। क्या ऐसा होगा कि 10वें गुण स्थान में बंध विच्छेद हुआ मतलब रुकी, इसका बंध रुका है ना? हाँ जी। तो बंध रुक रहा है, अनादि काल से बंधती हुई प्रकृति का भी बंध रुका। अनादि का भंग तो था, यहाँ पे अनादि, ये अनादि है, ये ध्रुव है, अनादि का भंग था, अनादि के भंग होने के बावजूद भी उसका रुका कि नहीं रुका? बिल्कुल रुका ना, बंद विच्छेद हो गया। हाँ जी। का मतलब बंध रुक गया। तो अध्रुव रूप से थी, अध्रुव रूप से हम जो भी बात करेंगे ना, अध्रुव मतलब बंध रुका। अगर आपको ध्यान में हो, जब हम मूल कर्म की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि जितनी भी इसके अभव सिद्धिक के प्रायोग्य होती हैं, वो सभी क्या होती हैं? ध्रुव रूप से बंधती हैं, बराबर था। लेकिन जो भी भव सिद्धिक के प्रायोग्य होती हैं, वो सभी अध्रुव रूप से बनती है, क्योंकि कभी ना कभी वो कर्मों का बंध रोक करके आगे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, अबंध अवस्था और फिर मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है। तो सारे भव सिद्धिक जीव, कोई भी प्रकृति ले लें, सभी प्रकृतियों में अध्रुव तो होगा ही होगा। और शॉर्ट करके बता देती हूँ, ये आया ध्यान में? कोई भी प्रकृति हम ले लें, सभी प्रकृतियां अभव सिद्धिक की अपेक्षा तो ध्रुव रूप से बंधती हैं, मतलब कंटिन्यू बनती ही रहेंगी अनंत काल तक। पर भव सिद्धिक तो कभी ना कभी जाके उनका बंध रोकता ही है। हाँ जी। तो अध्रुव मतलब क्या हुआ? रुकना। तो बंध रुका है, कंपलसरी है, सारी प्रकृतियों का बंध रुकेगा भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा। तो हमने एक और यहाँ पर कट कर दिया, मतलब हमने जो अनादि, और यहाँ अनादि की बात थी, ध्रुव की बात थी, और फिर अध्रुव की बात हुई। तो तीनों में हमने क्या बोला कि ये तो अध्रुव बंधिनी, सॉरी, ध्रुव बंधिनी प्रकृति है, तो अनादि काल से बंध रही थी, अभव सिद्धिक के हमेशा बंधेगी, भव सिद्धिक जीव कभी ना कभी बंध रोकेगा। अनादि काल से बंध रही थी, हमेशा बंधेगी भव सिद्धिक के लिए, और सॉरी, अभव सिद्धिक के लिए हमेशा बंधेगी, और भव सिद्धिक कभी ना कभी रोकेगा। अनादि काल से बंद हो रहा था भव सिद्धिक जीव, अभव सिद्धिक जीव हमेशा बांधेगा, भव सिद्धिक जीव रोकेगा। तो सभी प्रकृतियों के लिए हमने क्या करा, ये बता दिया, सभी ध्रुव बंधिनी प्रकृतियों के लिए। क्लियर है? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे क्या? ठीक है, ये हमने तीन भंग तो कंपलसरी सब में ऑल टिक बता दिए। अब हम सिर्फ शादी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शादी मतलब अगर इनका बंध विच्छेद हो गया तो क्या फिर से बंध की स्टार्टिंग हो रही है? बंध विच्छेद हो गया मतलब बंध रोक दिया, 10वें में बंध विच्छेद हुआ, 10वें से जीव अगर 12वें में चले गया तो फिर से बंध की स्टार्टिंग होगी क्या? नहीं नहीं, फिर दोनों होगी। नहीं होगी। 11 में जाएगा तो होगी। 11 में जाएगा तो बंध रुक गया, हाँ जी।
11 में स्टार्टिंग होगी दसवें में ही नहीं, रुक गया इनका तो बंद, 10वें में हो गया इनका तो। 10वें के अंतिम समय तक बंधता है। हाँ बंध जी। विच्छेद का मतलब है कि उस समय भी बंधेगा। तो हाँ 10वें जी। के अंतिम समय में बंध विच्छेद हो रहा है, मतलब 10वें के अंतिम समय तक बंध रहा है, और जस्ट नेक्स्ट समय में जीव 11वें गुण स्थान में गया, वहां पर वो बंद नहीं हो रहा था। हाँ, 11 11वें। 11 से वापस नीचे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा। आएगा। कंपलसरी आएगा, या तो वो 10 में आएगा या फिर वो 4 में आएगा। 10वें में आएगा तो ज्ञानावर्णी फिर से बंधेगी, हाँ। चौथे में आया तो ज्ञानावर्णी फिर से बंधेगी। हाँ शादी हो गई। ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक हो जाएगा। अब दर्शनावर्णी की बात कर लेते हैं। ये भी 10वें गुण स्थान वाली प्रकृतियां हैं, तो इनको भी ऐसे ही समझ लेते हैं कि 10वें से 11 में गया, 11 में बंद नहीं हो रहा था, दर्शनावर्णी चतुष्क और अंतराय 5 का, वापस 10वें में जाएगा या फिर काल करके चौथे में जाएगा तो फिर से बंद स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी टिक कर देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्त्यानर्धी त्रिक की। स्त्यानर्धी त्रिक में क्या बोला? स्त्यानर्धी त्रिक में यहाँ पे ये सब टिक है, ठीक है, समझ लेना। स्त्यानर्धी त्रिक में सेकेंड गुण स्थान तक बंध रही है, सेकेंड से ऊपर थर्ड में जीव गया, ठीक है, सेकेंड से जस्ट आगे नहीं भेज रही हूँ, पर सेकेंड से तो फर्स्ट में जाता है, वो बात अलग है। फर्स्ट में और सेकेंड में उसका बंद हो रहा था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आगे जहां भी गया वहां पर उसका बंद नहीं हो रहा। क्या उधर से वापस नीचे आ सकता है फर्स्ट या सेकेंड में? आ सकता है। आ सकता है, तो फिर से बंद स्टार्ट होगा। हाँ। होगा तो शादी हो गई। निद्रा द्विक, निद्रा द्विक का बंद कहाँ तक हो रहा है? 1 से 8 के। 8 के बहुसंख्य भाग तक। संकेतन भाग। तो 8 के बहुसंख्य भाग तक अगर जीव का इसका, हाँ, अनिद्रा द्विक का जीव बंद कर रहा है, तो वो 1 से 8 तक में तो बंद कर रहा था, उसके बाद बंद विच्छेद होने के बाद वो जब 9th में या फिर 8 के ही 9th में भी मत पहुंचा उसको, 8 के ही रिमेनिंग जो एक संकेतम भाग है उसमें जब वो पहुंचेगा तो वहां पे उसका बंद नहीं हो रहा था, बंद रुक गया, क्योंकि बस यहीं पे बंद स्टॉप हो गया था। बंद नहीं हो रहा था, आगे वो 9 में जाएगा, 10 में जाएगा, 11 में जाएगा, क्योंकि 12 में जाएगा तो फिर से बंद स्टार्ट नहीं हो पाएगा। पर उसको हम 12 में ना भेज के अगर 11 मान ले, क्षमा श्रेणी वाला मान ले, 11 में गया, 11 से वापस 10 में आया, 9 में आया, 8 में आया, 8 में जैसे ही वो आया, ठीक है, जैसे ही प्रवेश करेगा वैसे भी ना ये रिवर्स जाता है, तो रिवर्स 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 जाके पहले वाला पार्ट उसका ये वाला होता है, फिर वो रिवर्स आएगा यहाँ तक में भी, 8वें में प्रवेश करने के बाद भी इस जो एक संकेतन भाग, लास्ट संकेतन भाग जो पहले था, वो अब उसके लिए पहले आया, तो उसमें भी बंद नहीं कर रहा है। उसके बाद आगे 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 गया, जब इस पॉइंट पर वापस आया तो इस पॉइंट पर क्या होगा? उसकी बिगनिंग हो जाएगी वापस किसकी? हाँ। निद्रा द्वीप की। सॉरी मिच्छामी दुक्कड़म, निद्रा द्वीप है ना, ये तो नामकरण की जाती है, बहुसंख्य नहीं है, यहाँ पे एक संकेतम भाग है। एक संकेतन भाग ये बोला था एक संकेतम, ये आपने ध्यान नहीं दिया। ये फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट संकेतम भाग है, सॉरी। एक हाँ। संकेतम जो भाग होता है उसकी बात करेंगे, नामकरण में होता है बहुसंख्य वाला तो। निद्रा द्वीप की बात कर रहे हैं ना, तो वो निद्रा द्वीप हाथ वापस से से, चौक जाता है, हाथ से चौक जाता है बाद में। हाँ वो तो लास्ट समय पे जाता है। हाँ। ये एक संकेतम और उसके बाद फिर 8th का बहुसंख्य भाग है, और फिर उसके बाद फिर वो 9th में जाता है। ठीक है, तो जब वो वापस रिवर्स आया, 11th तक गया था, 11th तक जाके वापस से पीछे आया, 10th में आया, 9th में आया, फिर 8th के बहुसंख्य भाग में रहा वो, तब तक भी बंद नहीं कर रहा था, और फिर एक संकेतम भाग वाला जो पोर्शन वापस इस पॉइंट पर आया, उससे वापस आने, अंदर आने के बाद उसका बंद वापस स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसकी आदि हो गई। ठीक है, हमने घाती कर्म की प्रकृतियां 14 प्रकृतियों के बारे में, 14 नहीं, हमने कितने के बारे में, 19 के बारे में बात कर ली है। अब मोहिनी कर्म की देख लेते हैं। मोहिनी कर्म में क्या है? मिथ्यात्व वेदनी है। ठीक है, मिथ्यात्व वेदनी में क्या है? ये दोनों बातें तो हमने कर ही दी है, तीनों बातें कर दी है, सिर्फ हमको आदि देखना है। मिथ्यात्व वेदनी का बंध विच्छेद कब हो रहा है? फर्स्ट गुण पहले स्थान, स्थान। सेकेंड थर्ड फोर्थ में जाता है तो मिथ्यात्व का बंध नहीं करता, जब वहां से वापस फर्स्ट में आएगा तो मिथ्यात्व का बंध स्टार्ट हो जाएगा, हाँ। तो उसकी आदि हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं 16 कषाय की। 16 कषाय की डिफरेंट डिफरेंट बात करनी पड़ेगी।
अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी चतुष्क कहाँ तक होता है? दूसरे फर्स्ट सेकंड, सेकंड के बाद अगर जीव थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ऊपर जाएगा तो इसका बंध नहीं करेगा, मतलब नहीं। बंध रुक गया, वापस से आएगा, बंध स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड में आया, फर्स्ट में आया, फिर से उसका बंध स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी आदि हो गई, सादि भंग घटित हो गया। अप्रत्याख्यान चतुष्क, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ। इससे ऊपर अगर कोई जीव गया तो वो बंध नहीं करेगा, वहां से वापस आएगा तो फिर से बंध स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क 1 से लेकर 5, इन गुण स्थानों में रहते हुए बंद करेगा, 5वें से ऊपर जाएगा तो बंद नहीं करेगा, वापस से 5वें में आएगा, बंध स्टार्ट हो जाएगा। संज्वलन चतुष्क 1 से 9, संज्वलन चतुष्क 1 से 9 है, 9 तक गया, 9 तक बांध रहा था, और इसमें भी अलग अलग बात कर लेते हैं। वैसे ठीक है, वो जो भी, अब वो आप समझ ही गए होगे कि वो जो भी हमने डिविजन्स करे थे कि पहला पुरुष वेद है, फिर संज्वलन क्रोध मान माया वगैरह वगैरह, तो उस पॉइंट तक उनका बंद हो रहा है। कलेक्टिवली कहें तो 1 से 9 तक हो रहा है, बाकी चारों कषाय का अपना अपना समझ लेना। तो वहां से जीव जब आगे जाता है, फिर 10वें में जाएगा, फिर 9 के बाद 10 में जाना है, 10 से 11 में जाना है, 11 से वापस से 10 में आना है, 10 से वापस से 9 में आना है, 9 में आएगा तो फिर उसके वापस संज्वलन कषाय का बंध स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी आदि हो गई, तो सादि भंग घटित हो गया। ठीक, अब बात करिए भय जुगुप्सा की। भय जुगुप्सा अनादिकाल से बंध ही रहा था, तीनों भंग होंगे इसमें ये वाले। फिर भय जुगुप्सा कहाँ तक बंध रही है? 8 तक, 8। बहुसंकेतम भाग तक, 8 के अंत तक, 8 के अंत हास्य तक। चतुष्क, हास्य चतुष्क में हमने क्या देखा था? हास्य, बहुत रति, भय, भय जुगुप्सा। जुगुप्सा। ठीक है, 8 से ओनली 5 तक। ए वाली हमने हटाई थी, ए वाली हमने 6th में हटाई थी। ए वाली कौन सी है? एक तो एरति, अरति है और एक, शोक सॉरी, है, ये असाता तो वेदनीय है, वाक्यांश के हिसाब से अस्थिर। देखेंगे तो शोक है। हाँ ठीक है, बाकी वो दूसरी है, अरति और शोक है। तो अरति शोक हमने 6th में हटाई थी, तो हास्य शोक में भय जुगुप्सा 8th गुणस्थान के लास्ट समय में, तो भय जुगुप्सा 1 से 8 तक बन रही है। 8 से वापस से 9 में गया, 9 से वापस से 10 में, 11 में, 11 से 9 में आएगा, वापस 8 में आएगा, और फिर जीव क्या करता है? भय जुगुप्सा का बंध स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बिगनिंग हो गई। वापस हमने घाती कर्मों के बारे में देख लिया। अघाती कर्म में हमारे पास सिर्फ नाम कर्म की प्रकृतियां, तो वो हम देख लेते हैं। सिर्फ नाम कर्म की प्रकृतियों में सबसे पहले बात करनी पड़ेगी सारी प्रकृतियों की, क्योंकि सबका बंध विच्छेद अलग अलग है। ठीक है, कुछ रह तो नहीं है यहाँ पर? आप लोग ये मार्क कर लेना, सकषाई भव सिद्धिक की अपेक्षा किस किस की अपेक्षा, ये देख लेना। भव सिद्धिक की अपेक्षा ध्रुव रूप से, अध्रुव रूप से किसकी अपेक्षा? सकषाई भव सिद्धिक की अपेक्षा, क्योंकि सकषाई जीव ही एंडिंग करता है, जैसी अकषाई अवस्था आती है तब वो बंद नहीं करता। फिर ये ठीक है, ये प्रकृति हमने किस किस की देख ली है? अभी नाम कर्म की इसमें बची है ना। दंतानुबंधी चतुष्क, इनकी हमने सेकंड गुण स्थान तक बात कर ली है, इसकी हमने फर्स्ट तक बात कर ली है, इसकी हमने फिफ्थ तक, फोर्थ तक, फिफ्थ तक, और ठीक है, हो गया। तो हम ये जो नामकरण की प्रकृति है वो देख लेते हैं। नामकरण की कितनी प्रकृतियां ध्रुव बंधिनी है? सबसे पहले गति, सॉरी 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 सॉरी, ध्रुव बंधिनी है ना, ये ध्रुव बंधिनी। हाँ जी, तो ध्रुव बंधिनी हमको क्या देखना है? जो अनादिकाल से बन रही है ना। तो गति चतुर्दशक में हमारे पास ऑप्शंस वाले सब कुछ थे, क्या नहीं था? तो वो था वर्ण चौक। हाँ, ठीक है, वर्ण चतुर्दशक में ऑप्शन नहीं है, मतलब वर्ण का, गंध का, कोई भी। जब हम उसकी बात 20 प्रकृतियों में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई सा वर्ण बंध रहा है, कोई सा नहीं बंध रहा है। सुरभि गंध बंध रही है तो दुर्भि गंध नहीं बनती है। पर हम बंध की जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ 4 प्रकृति की काउंटिंग उसमें मानते हैं। वर्ण का बंध हो रहा है तो हो रहा है, कोई भी बंध हो, गंध का हो रहा है, रस का हो रहा है, स्पर्श का हो रहा है। ठीक है, तो वर्ण चतुष्क का बंध होता है। तो वर्ण चतुष्क का बंध कहाँ तक होता है? 1 से 8 का बहुसंख्य भाग। ठीक है, तो इस टाइम तक जब जीव के मतलब बंध हो रहा है, तो उसके आगे जब जीव प्रवेश करेगा तो वहां पर उसके ये बंध नहीं हो रहा है, मतलब बंध रुक चुका है, वहां से वापस आएगा तो बंध की स्टार्टिंग हो जाएगी। फिर क्या बचा? शरीर बचा था, शरीर में तेजस कार्बन लिया था हमने।
तेजस कार्बन हमेशा से अनादिकाल से बन रहे हैं, तो ये हमने ध्रुव रूप से बनते हुए बताए। और तेजस कार्बन का भी सेम है, 1 से 8 बहुसंख्य भाग था, वहां से आगे जाने के बाद वापस लौटने पर शादी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ बचा है फिर पराघात अष्टक वाली प्रकृतियां। पराघात अष्टक में से 3 प्रकृति देखी थी हमने, अगुरु, लघु, निर्माण और उपघात। ये हमने बताया था, भगवान ने ऐसे ही फरमाया है, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि ये कंटिन्यूअसली बनती है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। तो ये कंटिन्यू बन रही है, तो ये कहाँ तक बनती है? 8 गुणस्थान के बहुसंख्य भाग तक। 1 से 8 वाले, 8 के बहुसंख्य भाग वाली बात है। वहां से आगे जाएंगे, वापस आएंगे तो बिगनिंग हो जाएगी। ध्यान में रखना, उसी की बिगनिंग होगी। शादी भंग किसकी अपेक्षा से घटित होगा? उपशम श्रेणी वाले की अपेक्षा से, जहां पे भी 8 गुणस्थान वाले की बात कर रहे हैं। सेकेंड वाले की बात कर रहे थे, थर्ड की तो कुछ नहीं करी, फोर्थ की बात करी थी, फिफ्थ की बात करी थी। इन सब में वापस से, या फिर फर्स्ट मिथ्यात्व वेदनी की बात करी थी, इन सब में वापस किसी भी तरह से जीव आ सकता है, लेकिन उपशम श्रेणी वाला होगा तो ही ये वाले गुण स्थानों में बंध विच्छेद करने के बाद वापस बिगनिंग करेगा। शपक श्रेणी वाला होगा तो वो बंध विच्छेद किया फिर वापस से उसकी आदि नहीं करेगा बंध की। ठीक है, ये हो गई। फिर त्रैदश दशक स्थावर दशक में तो कोई भी नहीं थी, तो लगभग कंप्लीट हो गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रकृति थी नामकरण की। ठीक है, ये हो गई हमारी ध्रुव बंधिनी 43 प्रकृतियां, 47 प्रकृतियां। क्लियर हुआ? सादी अनादि प्ररूपना। हाँ जी। ठीक है, एक बात ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बात ये ध्यान में रखना कि ये जो प्रकृतियां है ना, इन प्रकृतियों में हमने क्या बोला है, बंध विच्छेद काल जो भी है इन प्रकृतियों का, तो जहां जहां पे अंतिम समय की बात की गई है उन्हीं में देखना। जैसे कि क्या बोला है, अच्छा ये यहाँ नहीं, इसमें से देखते हैं। जैसे ये जो 1 से 8 तक है, तो 8वें गुणस्थान में क्या बोला, 8वें गुणस्थान में बंध विच्छेद, अच्छा यहाँ बंध विच्छेद इधर से देखना पड़ेगा क्या? अंतिम समय, ये जो अंतिम समय की जहां बात की गई, जो संज्वलन लोभ है, संज्वलन लोभ का बंध विच्छेद कब होता है? संज्वलन लोभ का बंध विच्छेद होगा 9वें गुणस्थान के लास्ट समय में। बात है ऐसी 8 गुणस्थान की, जो हम हास्य चतुष्क की बात करते हैं, तो वो हास्य चतुष्क जो है, ये हास्य चतुष्क भी क्या है, 8वें गुणस्थान के अंतिम समय में बंध विच्छेद हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो 6th गुणस्थान है ना, 6th वाली, तो 6th में हमने सिर्फ बोला है कि 6ठे गुणस्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां। डिफरेंस समझ में आया क्या समझाना चाह रही हूँ मैं? 6ठे गुणस्थान में जो भी बंध विच्छेद हो रहा है, लास्ट तक होगा स्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां। और 8वें में जो हुआ उनके लिए हमने क्या कहा था, 8वें गुणस्थान के अंतिम समय में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां। 9वें में जो हुआ था उसमें बोला 9वें गुणस्थान के अंतिम समय में बंध विच्छेद योग्य प्रकृति, जो संज्वलन लोभ है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या है, 10वें गुणस्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृति। ठीक है, तो एक मिनट, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक बंद होता है, ये पॉइंट भी इसमें देख के बताती हूँ मैं इसको। तो ये इसमें समझना कि 6ठे में क्या बोल रहे हैं, 6ठे में अगर सिर्फ बंध विच्छेद की बात की गई है, मतलब अंतिम समय तक नहीं बंधती है, ये ध्यान में रखना। बस ये क्लियर शायद उस टाइम नहीं कर पाई थी मैं, आज ध्यान आया कि 6ठे गुणस्थान की जो रहती है, 6ठे गुणस्थान में या फिर उसके पहले के भी गुणस्थानों की जब हम बात करते हैं, 4थे गुणस्थान में बंध प्रारंभ नहीं, सॉरी, यहाँ हम बोलेंगे तीसरे गुणस्थान की बंध योग्य, अच्छा तीसरे में तो विच्छेद नहीं होता ना, यहाँ पे हुआ 4थे गुणस्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां। ठीक, यहाँ पर हुआ पहले गुणस्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रकृति है, ये सारी प्रकृतियां फर्स्ट गुणस्थान के लास्ट समय तक बंधे, ऐसा नहीं है। दूसरे गुणस्थान के लास्ट समय तक बंधे, ऐसा नहीं है। तीसरे गुणस्थान के लास्ट समय तक बंधे, ऐसा नहीं है। ये मतलब ये जो बात है ना, इसमें लॉजिक अगर हम ढूंढने जाए, वैसे एक्चुअल लॉजिक क्या है वो तो एग्जैक्ट बोल नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या रहता है कि हो सकता है ना, इसमें जो भी काल है उस काल तक वो जीव मतलब वो नहीं करे पूरा,
जैसे ऐसा है ना कि ये उस गुणस्थान में मान लो जो चौथा गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान मैक्सिमम काल है। अगर हम मैक्सिमम काल की बात करेंगे तो मैक्सिमम काल का लास्ट समय हो जाएगा। पर हर जीव उस पूरे मैक्सिमम काल तक तो चौथे में रहेगा नहीं, हर जीव उस मैक्सिमम काल तक पांचवे में नहीं रहेगा, पहले में नहीं रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा। इनमें जब हमने मिनिमम मैक्सिमम की काल बताई है तो फिर जीव कभी भी किसी भी गुणस्थान की एंडिंग, मतलब कि उस गुणस्थान की किसी भी समय पर एंडिंग करे वो बंध विच्छेद कर देता है। ठीक है। और उसके अलावा अगर श्रेणी वाले जो गुणस्थान है, जैसे हमने अभी 8वें के लिए बात करी, 9वें के लिए बात करी, तो इसमें क्या देखेंगे हम कि 8वें 9वें वाली जो बातें हमने करी उनके अंतिम समय तक बताया। मतलब जो भी जीव काल नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उस अंतिम समय तक उसका बंध करेगा और उसके बाद फिर वो आगे के गुणस्थान में जाएगा। इसीलिए अंतिम समय की ये बात ध्यान में रखना कि आगे की जो प्रकृतियां हैं, ये वाली पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, तो उन सभी में इसमें आगे और प्रमाण भी मिलता है कि जो छठे गुणस्थान है उसमें लास्ट पार्ट जब रहता है, छठे गुणस्थान के एंडिंग में अगर जीव रहेगा तो वो अप्रमत्तता की ओर अभिमुख होता है। अप्रमत्तता की अभिमुख व्यक्ति कभी भी असात वेदनी का बंध और ये सब नहीं करता। किसी को अगर वो असाता दे रहा है तो वो अप्रमत्तता की और अभिमुख है, ऐसा कैसे बोलेंगे? इसीलिए ये बस एक एग्जाम्पल है, लॉजिक है समझने के लिए। इसीलिए बस ये ध्यान में रखना कि छठे गुणस्थान वगैरह वगैरह के अंतिम समय तक की बात नहीं करना। यहाँ पर बस इतना ही बोलना, छठे गुणस्थान में बंध विच्छेद योग्य, छठे गुणस्थान में कभी भी बंध विच्छेद हो। पर फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 8वें गुणस्थान की, तो 8वें, यहाँ 7वें के बाद तो वैसे भी कोई लास्ट में बंध विच्छेद हो नहीं रहा है। यहाँ पर 8वें गुणस्थान में लास्ट में जो बंध विच्छेद हुआ है हास्य चौक का, तो इसके लिए हमने बोला है कि 8वें गुणस्थान के अंतिम समय में बंध विच्छेद। ऐसे 9वें में लास्ट समय में संजुलन लोप का हो रहा था, तो इसमें हमने बोला 10वें में कि उसके अंतिम समय में बंध विच्छेद। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? क्या बताना था? हाँ हो गया। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, जय जिनेन्द्र। इसका रीजन काल तो नहीं है? बाकी के गुण स्थानों का काल बहुत कम रहता है। काल बहुत कम रहता है ये रीजन नहीं है, पर एक ये रीजन समझ आ रहा है ना कि उस जितना मैक्सिमम काल है उसमें जीव रहेगा ही रहेगा, अगर उसको आगे के गुणस्थानों में जाना है तो। ठीक है, मतलब मिनिमम काल कुछ नहीं होता इसमें, मिनिमम सिर्फ एक समय का ही होता है जो सिर्फ काल करने की अपेक्षा है। बाकी अगर वो काल नहीं करे तो उसको पूरे मतलब हर समय को उसको रहना ही पड़ता है। ये ठीक है, और कोई डाउट है क्या? आगे देख लेते हैं। छठे अब ये सातवें में बंद वाला दीदी, दीदी छठे सातवें में, छठे छठे सातवें में सातवें में कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पहले भी जा सकता है सातवें में। छठे से सातवें काल पूरा नहीं हो तो भी, हाँ जा सकता जैसे है, आठवें में तो किसी भी कंपल्सरी है समय। ना कि उतना टाइम पीरियड रहना ही है जब तक वो आठवें आठवें का काल पूरा नहीं हो जाता। अंतर्मोड तक, कम से कम हाँ अंतर्मोड तक तो अप्रमत्त हाँ अवस्था में रहना ही पड़ता है। हाँ। और छठे सातवें में, छठे छठे में तो छठे से तो सातवें में जा ही सकता है, पूरा काल करे बिना, मतलब काल करे बिना मतलब पूरा काल में रहे बिना, पूरा जितना मैक्सिमम हाँ काल है उतना नहीं रह के भी आगे जा ही सकता छठे है। से सातवें, और सातवें का काल पूरा करना पड़ेगा। और फिर छठे में मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसी एक, पीछे आप जब आगे पढ़ोगे ना आधार ग्रंथ वगैरह में, तो उसमें एक प्रमाण ऐसा आता है कि छठे गुणस्थान से, मतलब जब आप देखते हैं कि विशुद्धि के पॉइंट क्या है और वगैरह वगैरह, तो हम देखेंगे कि ये जो मतलब छठे से अगर सातवें में जा रहा है तो छठे से सातवें की ओर अभिमुख, अप्रमत्ता की अभिमुख जो भी जीव रहता है, वो जीव अपने छठे गुणस्थान के लास्ट समय तक भी ऐसी अशुभ प्रकृतियों का बंध करे, ऐसा नहीं होता। वो बीच में ही बंध विच्छेद कर चुका होता है क्योंकि अप्रमत्ता की अवस्था में जा रहा है ना। बस ओवरऑल बात वो आगे आप पढ़ोगे ना उसमें बस वो ध्यान में आएगा कि जब भी अप्रमत्ता के छठे गुणस्थान के लास्ट समय की बात हो या बीच में कभी भी बात हो, बस अप्रमत्ता की और अभिमुख जीव, प्रैक्टिकल सोचने वाली बात है कि असात वेदनी का बंध कैसे करेगा अगर वो अप्रमत्ता की अवस्था में जा रहा है तो। ठीक है, हम उदय स्वामित्व भी एक बार स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ ही जाएगा, टाइम है अभी। तो अभी हमने क्या देखा था, बंध वाली बातें करी थी, बंध वाला चैप्टर एकदम अब क्लोज कर देना है।
ठीक है, अध्याय से प्राप्त शिक्षा जैसे अध्यवसाय हो वैसा प्रकृति बंध, अध्यवसाय विमल बने पाए दशा अबंध। अबंध की ओर हमें जाना है, हमारा लक्ष्य अबंध कर्मों के अबंध की ओर ही है। तो वैसे कैसे हो सकता है वो दशा? अध्यवसाय के निर्मल बनने से। ठीक, अब हम उदय स्वामित्व के बारे में बात कर लेते हैं। उदय मतलब क्या? उदय मतलब वेदन, भोगना, अनुभव करना। ये प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई दे या ना दिखाई दे, उदय होता है। कर्मों के फल का अनुभव करना उदय कहलाता है। अथवा अब दूसरी डेफिनेशन क्या बताई है? स्थिति क्षय स्वभाव से, अथवा ये आपको नई डेफिनेशन आई, स्थिति क्षय स्वभाव से अथवा प्रयोग उदीर्णा से कर्म प्रदेशों का वेदन करना उदय कहलाता है। क्या बोला उदय के बारे में? स्थिति क्षय मतलब उसकी ड्यूरेशन क्या था? हमने बोला था ना कि कोई भी प्रकृति की अगर इतनी स्थिति है, मान लो वो 50 वर्ष की स्थिति, तो कर्म आत्मा के ऊपर 50 वर्ष तक हम क्या करेंगे? उसका बाधा काल छोड़कर बाकी हर समय हम क्या करते हैं? उसका निषेक बनता है, तो लास्ट समय 50 वर्ष तक प्रदेश रहेंगे। और जब वो हर समय उदय में आ रहे थे और उसके बाद क्या हो गई? उसकी स्थिति का टाइम निकल गया, अब कोई प्रदेश ही नहीं बचे। तो प्रदेश ही नहीं बचे मतलब क्या हो गया? उसकी स्थिति कंप्लीट हो चुकी है। तो हर समय की स्थिति पे हमने प्रदेश डाले थे कि नहीं डाले थे? अब आधा काल को छोड़ करके ये हर समय की स्थिति पे प्रदेश डालने का क्या मतलब हुआ? हर समय हम जाते हैं, हर समय प्रदेश क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, उसमें शायद इंटरमीडिएट के सिलेबस में ही था। तो ये हमने देखा था कि हर समय प्रदेश क्या हो रहा है? आत्मा से बाहर निकल रहा है। क्यों बाहर निकले? क्योंकि उन प्रदेशों में स्थिति उतनी ही डाली गई थी, उतनी ही डाली गई स्थिति के कारण से वो प्रदेश आत्मा से बाहर निकल गए। तो वही बताया, उसको दिया है नाम स्थिति क्षय। स्थिति क्षय, क्षय मतलब खत्म हो जाना। क्या खत्म हो गई? उसकी स्थिति कंप्लीट हो गई। स्थिति कंप्लीट हो गई, आत्मा के साथ इतने टाइम तक रहना था उस प्रदेश को, तो वो निकल गया। निकला मतलब उसका उदय आया है। ठीक है, आत्मा से बाहर निकलना प्रदेश मतलब उदय। प्रदेश अगर आत्मा से बाहर निकल रहा है, कर्म प्रदेश, तो वो उदय। किसी भी रूप में, स्वर रूप में हो रहे हैं तो वो उदय प्रत्यक्ष दिखेगा हमको, और अगर दूसरे में कन्वर्ट होके हो रहे हैं तो वो विपाक प्रदेश होता है, संक्रमण के द्वारा निकल रहे हैं। ठीक, अब दूसरा वर्ड क्या दिया है? प्रयोग। प्रयोग से मतलब उदीर्णा से। उनकी स्थिति तो कंप्लीट नहीं हुई थी। ये निषेक है, अगर इस निषेक में यहाँ हर स्थिति के क्या है? प्रदेश हैं। अब क्या हुआ? जब जीव आगे बढ़ता इस समय पर आया, तो जितने भी प्रदेश इस स्थिति वाले थे उनका समय आ गया, आत्मा से बाहर निकल गए। फिर जीव इस समय पे आया, उनकी स्थिति कंप्लीट हुई, आत्मा पे इतने टाइम तक रहना था, बाहर निकल, इनका इतनी स्थिति थी, आत्मा से बाहर निकल गए। ऐसे करते करते ये हुआ स्थिति क्षय, स्थिति खत्म हो गई उनकी, तो वो बाहर निकल गए। पर प्रयोग मतलब क्या? प्रयोग मतलब यहाँ की इसकी स्थिति तो एक्चुअल इतनी थी, पर उदीर्णा से उसको उदय समय में लेके आ गए। उदय समय मतलब क्या? उदय समय हो गया। जीव इस समय पर है, तो इस समय पर जो भी उसके, मान लीजिए ये वाली ये है उदय समय, और इसी समय पे जीव है, मतलब ये इसका उदय समय। तो जो बाद की स्थिति थी, उस बाद की स्थिति को उदय समय में लेके आ गए। फिर जीव इससे एक आगे बढ़ा, ये बाहर निकल चुके हैं। अब फिर बाद की स्थिति वाला कोई प्रदेश है, उसको लेके इस समय पर ले आया, इस समय पे आया, वो बाहर निकल गया। फिर बाहर कोई और थी, तो ये क्या हुआ? ये प्रयोग से ला रहे हैं, प्रयोग से उनको आत्मा से बाहर निकाल रहे हैं। तो स्थिति क्षय मतलब स्वभाव से, ये तो स्वाभाविक रूप से बाहर निकल रहा था। अथवा प्रयोग उत्तीर्णा से कर्म प्रदेशों का वेदन करना उदय कहलाता है। उदय दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार देख लेते हैं। संप्राप्त उदय, असंप्राप्त उदय। ठीक है, असंप्राप्त उदय इसका, हाँ, श्री कर्म प्रकृति के अनुसार। ठीक है, उदय ये भी ध्यान में रख लेना, श्री कर्म प्रकृति उदीर्णा इसका मुख्य आधार है। संप्राप्त उदय, असंप्राप्त उदय। संप्राप्त मतलब स्वाभाविक रूप से, खुद से ही प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक रूप से संप्राप्त मतलब खुद से ही प्राप्त।
स्वाभाविक रूप से कर्म प्रदेशों की स्थिति पूर्ण होने पर उनका वेदन करना संप्राप्त उदय है। इसे स्वभाव उदय भी कहते हैं। स्वभाव से वो आत्मा से बाहर निकले। असंप्राप्त मतलब जो स्वभाव से नहीं निकले। स्वभाव से नहीं निकले मतलब उनको खींच करके लाया गया। उदीर्णाकरण मतलब प्रयोग से। करण, 8 प्रकार के करण इसी बुक में आप आगे पढ़ोगे। 8 प्रकार के करण होते हैं। उसमें एक होता है उदीर्णाकरण। उदीर्णा के बारे में हमने पढ़ा, वही उदीर्णाकरण होता है। उस प्रोसेस को उदीर्णाकरण बोलते हैं। उदीर्णाकरण प्रयोग के द्वारा कर्म प्रदेशों की स्थिति को कम करके उनका वेदन करना। यहाँ पर स्थिति पूर्ण हुई तब उनका वेदन हुआ, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से था। पर यहाँ पर स्थिति को कम किया गया, जो मैंने यहाँ पर बताया था। फिर उसको बोलते हैं असंप्राप्त उदय। उनका वेदन करना असंप्राप्त उदय है। ठीक है। फिर इसमें भी हमने उदय के बारे में थोड़ा देख लिया। अब इस अध्याय में भी हम पहले सारी प्रकृतियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से गुण स्थान तक उनका उदय रहता है। फिर उसके बाद देखेंगे द्वार सेकंड में गुण स्थानों में प्रकृति उदय स्वामित्व, मतलब एक एक गुण स्थान में कितनी कितनी प्रकृतियां का उदय है, कितनों का अनुदय है। जैसे हमने अबंध बोला था, वैसे यहाँ पे वर्ड आएगा अनुदय। जिसका उदय नहीं होता है उसको हम अनुदय के कॉलम में डालेंगे। उस गुण स्थान में उदय नहीं है पर हो सकता है। तो उदय योग्य, अनुदय योग्य, मतलब अनुदय योग्य माइनस वाली, और बंध प्रारंभ जैसे उदय प्रारंभ और पुनः उदय को हम प्लस वाली में डालेंगे। फिर उदय विच्छेद, जैसे हमने बंध विच्छेद देखा था कि उसके आगे बंध नहीं होगा, वैसे ही उदय विच्छेद में हम देखेंगे कि इसके आगे उसका उदय नहीं होता। ठीक है। तो आज क्लास इतने ही रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास से फ्रेश रूप में इसको एक बार ये भी प्रकृतियां बाद में देख लेंगे कि प्रकृतियां कौन कौन से गुण स्थान तक है। आपका बंध का आज टॉपिक आज ही खत्म हुआ, इसलिए मैं उदय वापस स्टार्ट करने के भाव नहीं है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होती है। एक बार आगमिक मत, जैसे हमने बंध में क्या देखा था, देव प्रायोगिक के साथ अयश कीर्ति का बंध नहीं होता। कौन कहता है, कौन मानता है? कर्म ग्रंथ का मत मानता है ना। आगम के मत के अनुसार देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अयश कीर्ति का बंध नहीं करते। मिच्छामि दुक्कडम आगम के मत के अकॉर्डिंग नहीं करते, और कर्म ग्रंथ के मत के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। इसीलिए हम अयश कीर्ति नाम कर्म के का 6th गुण स्थान तक ले रहे थे, जहां पे देव प्रायोगिक का ही बंध होता है। पर आगम के मत के अनुसार इसका बंध नहीं कर सकते। अनादेय के लिए अपोजिट है कि अनादेय नामकर्म का बंध देव प्रायोगिक के साथ हो सकता है, पर जब भी देव प्रायोगिक का बंध करेंगे तो अनादेय नामकर्म का बंध नहीं करते। ठीक है। ये दुर्भग त्रिक को हमने वैसे ही सेकंड में हटा दिया था ना, दुर्भग अनादेय, दुर्भग स्वर अनादेय को। ठीक है, क्योंकि कर्म ग्रंथ नहीं मानता कि अगर देव प्रायोगिक का आगे बंध कर रहे हो तो फिर अनादेय का बंध नहीं होगा। ऐसी उदय के बारे में क्या है, श्री भगवती सूत्र के अनुसार एकेंद्रीय जीवों में पहला गुण स्थान ही होता है। ये हमने क्या देखा था जब हम लोग अपना 12-13 वाला जो चैप्टर 13th चैप्टर जब हम देख रहे थे। 13 चैप्टर में हमने जो विक्लेंद्री, 3 विक्लेंद्री और असन्नि पंचेंद्री थे, उनमें हमने क्या बताया, 3 विक्लेंद्री में हमने सासदन सम्यक्त्व लिया था, 3 विक्लेंद्री और असन्नि पंचेंद्री में, और उनमें सिर्फ सासदन सम्यक्त्व ही होता है, क्योंकि वो बुक किसके अकॉर्डिंग थी, वो बुक नहीं, वो चैप्टर आगम के अनुसार था। उसमें आप देखना, जब आप 13 चैप्टर खोलोगे तो उसमें आएगा आगम के मत के अनुसार लिया गया। ये चैप्टर हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, कर्म प्रकृति के अनुसार ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एकेंद्रीय जीव है, एकेंद्रीय जीवों में फर्स्ट और सेकंड दोनों गुण स्थान मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ग्रंथ का मत कहता है कि एकेंद्रीय जीव में भी सासदन पाया जा सकता है। मतलब कोई सासदन सम्यक दृष्टि जीव काल करके जिस प्रकार विक्लेंद्रीय और असन्नि पंचेंद्रीय में जा सकता है, वैसे जा सकता है। बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति क्या है, एकेंद्रीय। ठीक है। श्री भगवती सूत्र के अनुसार शतक 24 उद्देशक 12 के अनुसार एकेंद्रीय जीवों में पहला गुण स्थान ही होता है, और कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार सासदन सम्यक दृष्टि जीव काल करके लब्धि पर्याप्त बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः एकेंद्रीय जीवों में पहला, दूसरा 2 गुण स्थान हो सकते हैं कर्म ग्रंथ के मत के अकॉर्डिंग। श्री जीवाभिगम सूत्र के अनुसार
सादी मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर 66 सागरोपम झाझेरी है। मतलब सादी मिथ्या दृष्टि मतलब जिन्होंने सम्यक्त अवस्था को प्राप्त किया था उसके बाद वापस से मिथ्या दृष्टि बने, मतलब उनके सत्ता में प्रकृतियां हैं, त्रिपुंज बन चुका है उनका। तो ऐसे जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनका अंतर मतलब वो सम्यक्त्व को छोड़ करके मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक्त्व अवस्था में गए, उसके बाद वो मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकते हैं? तो आगम के मत के अनुसार 66 सागरोपम झाझेरी, जो हमने गुणस्थान स्वरूप में भी पढ़ा था कि 66 सागरोपम झाझेरी काल तक वो जीव सम्यक्त अवस्था में रह करके फिर वापस मिथ्या दृष्टि बनेगा। उस बीच उसने एक भी बार फर्स्ट गुणस्थान को टच नहीं करा। ये आगमिक मत के अनुसार है। पर कर्म ग्रंथ मानता है कि 132 सागरोपम झाझेरी का काल हो सकता है। कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार सादी मिथ्या दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर 132 सागरोपम झाझेरी का है। ठीक है, यहाँ पर 66 सागरोपम है, यहाँ पे उसका डबल है 132 सागरोपम झाझेरी। ठीक, फिर बात हमने उदय योगी प्रकृति की करी थी। 122 प्रकृति होती है क्योंकि दो प्रकृति जो मोहनी कर्म की 26 प्रकृति का बंध होता है पर 28 का उदय। सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का बंध नहीं होता, फिर भी उनका उदय होता है क्योंकि जो मिथ्यात्व के दलिक बांधे गए थे उन्हीं में हम विशुद्धि कर देते हैं, वो सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के रूप में उदय आती है। बाकी नाम कर्म का वैसे ही है। उदय विच्छेद का क्या अर्थ होता है वो हमने देख ही लिया कि इस समय तक उसका उदय है, उसके बाद की अवस्थाओं में उसका उदय नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद कषाय, हाँ फिर ये जो बात है ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये दोनों पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अनुश्री जी एक बात बोलनी थी। जय जिनेन्द्र। वो जो अभी अपने बात हो रही थी ना कि छठे गुण स्थान तक मतलब कि कंटिन्यू नहीं बनती है, वो अंत तक नहीं बनती है वो प्रकृतियां। हाँ, तो उसका कारण ये होगा ना शायद कि उस समय में अपने पास अध्रुव बंधनी प्रकृतियों की बात है तो उनके पास ऑप्शंस रहते हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं, वो मतलब कि प्रकृति अंत तक बंधनी जरूरी नहीं होती ना, बंध विच्छेद उस गुण स्थान के अंत रीजन भी तक। हो सकता है, वो रीजन भी हो सकता है। बस इतना बताया गया है कि अंत तक कंपलसरी है कि अंत में ही उसका बंध विच्छेद हो, ऐसा ऐसी बात हाँ नहीं है, बीच में हाँ भी वो हो सकता है। हाँ, ये कि मतलब कोई सात वेदनी का बंद कर रहा है या कोई असात वेदनी का बंद करे, वो कुछ भी कर सकता है अंत समय तक, मतलब या कोई भी पहले हाँ गुण स्थान में भी है तो वो कोई जीव कैसे भी कर सकता है ना कि हाँ हाँ ये बिल्कुल, सब कुछ कर सकता है ना। है। हाँ ठीक। ठीक, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैडम, जय जिनेन्द्र मैडम।